अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पूंछ सेक्टर में जो 4 हलकों में आज पोलिंग हुई है, 7 हलकों के जो पोलिंग है वो मुअत्तल की गई है, यानी कुछ अरसे बाद कराई जाएगी जब हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बहरहाल जो 4 जिन हलकों में पोलिंग हुई उसके नताइज का सिलसिला जारी है। वैसे तो पहले 2 मरहलों के बाद ही मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन अब ख्याल ये है कि 6 सीटें और मिल जाएं उनको तो वो 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। बहरहाल ये तो इस वक्त दाखिली मामलात हैं जो हमारे हैं। असल मामला ये है कि जो इस वक्त दुनिया की आज भी बावजूद इसके कि 7 अगस्त को मक्का मुआहिदा हुआ, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ी खबर है वो मक्का मुआहिदा ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि न सिर्फ पूरी दुनिया में ये डिबेट हो रहा है इसके ऊपर मामलात को, लेकिन इसराइल और जो भारत है वहाँ तो आप समझ लीजिए कि जैसे सफ़े मातम बिछी हुई है, कोहराम बरपा है वहाँ पे। उनके एंकर्स को, उनके मीडिया को अगर आप देखें तो वो अजीब परेशानी का शिकार है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान बार बार ये बात कह रहा है कि ये एक मुआहिदा, इसका मकसद सिर्फ दिफा है। लेकिन उनको शायद इसलिए प्रॉब्लम है कि जब ये दिफा होगा तो फिर वो जारहियत नहीं कर पाएंगे, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो तो अकेले पाकिस्तान को कुछ नहीं कह पाए। बहरतौर ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है, हौसी बागी जो हैं, जो ईरान के ज़ेर असर समझे जाते हैं, वो मुसलसल सऊदी अरब पर बमबारी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने वहाँ एक रिफाइनरी पर हमला किया है। अगर ये हमले जारी रहते हैं तो पाकिस्तान और तुर्किया का क्या मामला होगा। और आप चूँकि जानते हैं कि जिस तरह भारती जो हैं वो सिंदूर 2 की बात करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन जारी रहने की बात करते हैं, अगर दोबारा उसने कोई ऐसी कोशिश की जारहियत की तो उस वक्त फिर तुर्किया और सऊदी अरब का जो रद्द अमल है वो क्या होगा। जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है वो ये है कि ये इसराइल जो है वो अगरचे एक साइड पे वो जो पैलेस्टाइन का 15 नुकाती मंसूबा दिया गया ट्रंप का, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। वो उल्टी सीधी इंटेलिजेंस जो है ईरान के बारे में भेज रहा है। अमेरिका का ख्याल ये है कि चंद हफ्तों में ईरान दिवालिया हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं वो घुटनों पे आ जाएगा या क्या करेगा वो। ये इस तरह की जो इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर इस मक्का मुआहिदे का क्या असरात होंगे पूरी दुनिया पर भी, और इसका जो एक बहुत बड़ा मामला है वो मशरक़ वुस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, और मशरक़ वुस्ता में इसके क्या असरात आएंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तजियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर हैं आलमी अमूर के, मियाँ सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हैं, और खालिद फारूकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहला सवाल ज़रा मेरा थोड़ा इसलिए वो है कि लोगों को ये थोड़ा समझ आ जाए कि ये मुआहिदा क्या है, क्योंकि बात की जा रही है नेटो के आर्टिकल 5 की, और बात की जा रही है कि नेटो की तर्ज का है, ये अस्करी मुआहिदा है, कहा इसे दिफाई मुआहिदा जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, ज़रा थोड़ा आम व्यूअर्स के लिए ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये बताएं कि जब ये 3 जॉइंट फोर्सेज हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन में और अदरवाइज जो कॉम्बैट हार्डन्ड है इसकी स्ट्रेटजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ये स्पेशलिटी, प्लस ये है कि तुर्किया जो है वो एडवांस जो ड्रोन्स हैं उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन एक तरह की है, दुनिया का जो बेस्ट ड्रोन है वो डेवलप कर रहा है, और कम एक्सपेंसिव ड्रोन। और उसके बाद सऊदी अरब की जो मुआशी ताकत है, पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, ये जो एक कम्बिनेशन, एक ट्राइका बनी है, इसका एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो किस लेवल पे चली जाएगी। क्या दुनिया की सुपर पावर भी इनके खिलाफ जो है अगर महाजराई करती है तो इनका क्या लेवल होगा, क्या ये अपना डिफेंस कर पाएंगे, और अदरवाइज भी जो खित्ते के मामलात हैं उसके ऊपर क्या असरात होंगे। मैं चाहूँगा आप ज़रूर डिफेंस यानी सिक्योरिटी, डिफेंस और जो एक बतौर सोल्जर आप समझते हैं कि इसके क्या फ़वाइद होंगे ख़ासतौर पर पाकिस्तान को, उस पर ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, ये एक मुआहिदा जो है ये बहुत ही हिस्टोरिकल मुआहिदा है, और वी ऑल अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी अहमियत है। ख़ास तौर पे अगर आप ये देखें कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर हुआ है, और उसके बाद तुर्की की आप एक मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी देखें, ड्रोन्स की कैपेबिलिटी देखें, उनकी फायर पावर देखें, और उसके किंगडम सऊदी अरेबिया की आपने देखा सिंसियर और क्लियर हेडेड लीडरशिप है विद ऑल फाइनेंशियल पावर उनकी देख लें। और पाकिस्तान बीइंग अ बैटल हार्टेड आर्म फोर्सेस, नंबर 2 वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के बेस्ट है, J-10, J-17, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, चाइनीज सपोर्ट, एवरीथिंग अगर देखें तो ये बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग
अलायंस बनती है, और ये इट कैन डिटर एनी अग्रेशन। इसका एम भी यही है कि आपने अग्रेशन से डिटर करना है। इट इज डिफेंसिव इन नेचर, नो ऑफेंसिव डिजाइन। इसलिए किसी को इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी कहीं हम हमला करेंगे और जाके तीनों मुल्क किसी की तबाही कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इट इज अगेंस्ट डिटरेंस के डिफेंस। हम अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करता है तो दैट मीन के तुर्की और सऊदी अरब विल बी स्टैंडिंग विद अस, दे विल टेक इट कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली हमने मार के हक में जिस तरीके से इंडिया को इधर दिल तमें शिकस्त दिलवाई फील्ड मार्शल ने अपनी कमांड के अंदर। और अभी इंडिया जबकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया झूठ बोल के पहलगाम में, उसके बाद पुलवामा में, उरी में, पठानकोट में, अब जब 3 मुल्कों का अलायंस हो तो इंडिया 10 दफा सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, बिकॉज आई टू हैव फेस ऑन स्लॉट ऑफ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का। तो ये चीज़ों में अगर आप देखें तो फिर बड़ा इससे फर्क पड़ जाता है। यही इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि इस वक्त जब ये अलायंस हो रहा है तो इसके बाद ये खासतौर पर ये कहा गया है कि ये अलायंस इज ओपन फॉर एनी कंट्री टू ज्वाइन, ऑल इस्लामिक कंट्रीज के लिए ओपन है इंक्लूडिंग ईरान। आप खुद सोचें ये पावर डायनेमिक चेंज हुई है ये ईरान और अमेरिका लड़ाई के बाद। नाउ खलीज मालिक की भी सोच बदली है कि हमें अपने दिफा के खुद स्ट्रांग होना है। वी कांट रिलाई ऑन अमेरिकन बिकॉज अमेरिकन विल नेवर प्रेफर सऊदी अरब अगेंस्ट ये इजराइल के लिए। तो ये चीज़ों को अगर देखें तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आहिस्ता ग्रेजुअली आई थिंक आई नॉट कि 1-2 साल में, 4-5 साल में हो सकते हैं 57 कंट्रीज ऑल द फॉल इन दिस ग्रुप इंक्लूडिंग ईरान। आप सोचें ये ग्रुप बन जाता है जिसमें मिलिट्री पावर, मिलिट्री इंडिजिनस पावर, न्यूक्लियर पावर, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ऑल खलीज मालिक, इसको एक्सपेंड आप हार्डवेयर करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, हेल्थ में करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेट में करेंगे, मिलिट्री आर्ट में करेंगे। वेयर विल स्टैंड ये रियलाइज ये हुआ ना कि इतने ममालिक ने ओआईसी ने क्या किया। आपने गजा में हाल देखा मुसलमानों का, पैलेस्टीन का, ईरान का देखा हाल, लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान। सो नाउ सोच है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग योरसेल्फ। और ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने सबको समझाया है और इसके आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके समरात और नजर आएंगे। ठीक है। मैं मियां सनाउल्लाह साहब, मैं अब जो बात, ये जो एक तो डिफेंस पर्सपेक्टिव है, इसका दिफाई मामला है, कोर यही है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ओआईसी जो था वो एक नॉन सिक्योरिटी टाइप चीज़ थी और उसका हमने कोई असर नहीं देखा। हम अमूमन यही समझते थे कि उसका वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, ये सिर्फ स्टेटमेंट देने के अलावा ओआईसी का कोई इम्पैक्ट हमें कहीं नज़र नहीं आया। अब जब ये उसका एक अस्करी विंग आप कह लीजिए कि अगर इस्लामी ममालिक में एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है, ट्राइका बना है जो एटमी ताकत रखता है और उसकी डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, कम से कम 2 ममालिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज रखते हैं। अब इसके साथ आपको लगता है कि क्या, अगर फर्ज कीजिए कि हमारे सामने सुपर पावर भी खड़ा हो तो वो जो है वो हमसे जैसे कह लें कि कोशिश करेगा या वो डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट हम, या वो हम पर हमलावर होने की तब भी उसके अंदर सख्त होगी, पोजीशन होगी? आपने तो ओआईसी की बात की। ओआईसी तो में 57 के करीब मुल्क हैं जी, लेकिन उसमें और 17 या 18 लोग हैं जो एनुअल ना उसकी फाइनेंशियल जो मेंबरशिप फी है वो देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। और उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो जहाँ मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं बट शामिल हो गए, क्योंकि 20% मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो उसमें शामिल हो गया और वो एक मैकेनिज्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर डिवाइड है अजम और अरब की, अब बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइड है, आपने भी देखी होगी। जब है ना इमरान साहब वो अपने समिट होने की पाकिस्तान जा रहा था तो उसमें फिर हमें विड्रॉ करना पड़ा था क्योंकि इतराज़ात हो गए थे। तो उसको तो छोड़िए, अब आपने उसका अस्करी विंग करार दे दिया। अब ब्रिगेडियर साहब की अपनी बातें हैं, मैं उनको वैल्यू देता हूँ, लेकिन मैं उस तरह नहीं सोचता। ये बहुत वार किस्म की बातें हैं, बहाने सपने हैं जो आपको नजर आएंगे। इसमें कोई शक
ये बहुत अहम इकदाम है और ये फर्स्ट स्टेप है। और इसमें हार्डन किस्म की हमारी फौज जो लार्जेस्ट है मुस्लिम में सेकंड लार्जेस्ट टर्की की है। और टर्की में सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन और फिर उसके बाद कॉर्वेट्स जो है नेवी के वो भी हैं जो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो है। फिर आप देखिए ये महादा किस तरह मुख्तलिफ है। हमने डिफेंस किया हुआ है उसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ, हमारी डिप्लॉयमेंट भी उधर है, हमारी इक्विपमेंट भी उधर है, हमारी कमिटमेंट भी उधर है। इसके साथ 2023 में एग्जेक्टिव किस्म का एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ टर्की ने। अगर आप उसकी डिटेल में जाएं, हर चीज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये वो सारी चीज, अब ये तीनों का डिफेंसिव किस्म का मैकेनिज्म आया है सामने। और नेटो की क्लास जो कि डीम्ड अटैक ऑन वन वुड बी डीम्ड एज अटैक ऑन एवरीबॉडी, ये कोई ऑटोमेटिक तो नहीं लिखा हुआ। इसका जो ऑपरेशनल कमांड और ये वो अभी तक तो हमें तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। और लोग इसको ना सेलिब्रेट करने के चक्कर में पड़े हुए। नो डाउट इस ब्लॉक की वजह से, इस ग्रुप की वजह से तीनों की कलेक्टिव डिटेरेंस इनहैंस हो गया है पाकिस्तान की साख। लेकिन प्रॉब्लम भी आएंगे, प्रॉब्लम विजिबिस जो सुपर पावर्स हैं या बिग पावर्स हैं उनके साथ नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम आएंगे कि अभी भी इसको सुन्नी ना इत्तेहाद कहा गया, सुन्नी पैक्ट कहा गया, इसको एंटी शिया करार दिया गया। पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ईरान हमारे नेबर है, हमारा वो सालसी खतरे में पड़ गई। और फिर वो उधर टर्की का सबसे बॉर्डर का सबसे ओल्डेस्ट ना जो है बॉर्डर है ना वो उनके साथ है, सेटलमेंट है ईरान की, और उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है सारे के सारे। तो ये कह देना कि जी हम सारा कुछ और हम पे अटैक इंडिया करता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कई क्वेश्चन मार्क्स होंगे। ये ना सऊदी अरेबिया अपनी इन्वेस्टमेंट को एट स्टेक रख के हमारे फौजी हमारे पास भेजेगा लड़ने के लिए, मुझे तो ऐसी मुमकिन नजर नहीं आता। शायद जब वक्त आएगा तो ये अनफोल्ड होगा तो इसकी कुछ हकीकतें हमारे सामने आएंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे ये लगता है ये ब्लॉक बना है सिंसेरिटी कमिटमेंट के साथ बना है। इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और इनसे जो ना अगर ये वाकई उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी फ़ज़ाइया के पास लेटेस्ट ना सारी पावर है, सऊदी अरेबिया के पास, उनके पास फाइनेंशियल कैपिटल है और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और ना आर्मी भी बहुत ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल है, प्रोफेशनल आर्मी। अगर कोई टेक्नोलॉजी के में ये कुछ प्रोड्यूस कर सके इनएक्सपेंसिवली तो फिर पाकिस्तान इसका मुकाम होगा। अदरवाइज लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल ब्लॉक या ना आपने वर्ड किया अस्करी ओवैसी ना बन के रह जाए। ठीक है, ठीक है। अब मसला ये है मुनव्वर साहब, जो सफ़ीर साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कहीं उसका अस्करी ओआईसी ना बन जाए। यकीनन मैं समझता हूं कि मुझे मेरा ये ख्याल गुजरता है कि सेक्रेटेरिएट की भी बात की गई है, इसकी कमांड डेवलप करने की भी बात की गई है। नेटो की तर्ज पर ही वो कमांड डेवलप ज़रूर हो जाएगी क्योंकि वो सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि इसका सेक्रेटेरिएट शायद कायम किया जाएगा। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जिस हालात से मशरिक़ वस्ता गुजरा है, इन हालात के अंदर जब ये मक्का मुआहिदा हो रहा है, जो सवाल था वो ये था कि हौसी बागी जो हैं वो अगर हमलावर रहेंगे, कल को पाकिस्तान पे भारत जारियत करता है या कोई और मसला है, तुर्की की तरफ को देखता है, तो हम कितने
अग्रेसिवली इसके साथ जो नेटो की तर्ज के ऊपर हम ये फैसले कर सकेंगे, उसी तरह ऑपरेशनल होगा, या ये जो सफीर साहब बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिसे कह लीजिए OIC की तरह का कोई विंग बनकर रह जाए, अस्करी विंग बनकर रह जाए, इस एक बात को ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। दूसरा, मिस्र के जो वज़ीर दिफा हैं, वो वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी, वो फरमाते हैं कि हमें बाद में कहा गया, दावत दी गई है, पहले नहीं। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि इसकी बात हुई थी, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा पहले ये चारों ममालिक का इजलास भी हुआ, तो कहा यह जा रहा था कि मिस्र भी इसका हिस्सा होगा। मिस्र क्यों नहीं बना इसका हिस्सा, या उसे क्यों नहीं दावत दी गई? नौशाद अली खान साहब, आपको इंतहाई मोहतरम ब्रिगेडियर हारिस नवाज, खालिद फारूकी साहब, मियां सनाउल्लाह, साबिक सफीर साहब, आपकी टीम, देखने वाले सबको सलाम। देखें, OIC का अगर ये मिलिट्री विंग बनता है तो ये तो ज्यादा खुशी की बात है। OIC पे बेसिक क्रिटिसिज्म ही ये थी कि इसके तो दांत ही नहीं है। इसका मतलब ये कि ये किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ नहीं है। अगर ये ले लिया जाए नैरेटिव भी, मैं तो इसको खुशाइन देखता हूँ। ठीक है, अलबत्ता ये इससे जरा ब्रॉडर है, इसकी जो स्कोप है उसके बारे में हक्कान फिदान साहब ने भी फरमाया, इसहाक डार साहब ने भी फरमाया, उससे पहले एर्दगान साहब ने भी फरमाया कि इसके अंदर जो भी इसके चार्टर के साथ और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ एग्री करता है वो इसका हिस्सा बन सकता है। दूसरी बात यह कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो अब बयान जारी हुआ है, उसने सारे खदशात दूर कर दिए। उन्होंने इसको वेलकम किया है और उन्होंने कहा कि ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं और तुर्की के साथ हैं। सदर पेज़ेशिकियान ने कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ ताउन कर रहा है, तुर्की ताउन कर रहा है। अजरबैजान के साथ बड़ी बात है, उन्होंने कहा अजरबैजान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इसमें जो वो थे, जो खदशात थे, वो तो दूर हो गए। तीसरा पॉइंट ये है, मुझे बड़ा एतराज है ये जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, होसी बागी, ईरानी प्रॉक्सीज। देखें, हम फिलॉसफी के अंदर अपने MPhil PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज ऊपर नीचे रखने से उसकी इंटरप्रिटेशन तब्दील हो जाती है। अब ये होसी बागी क्या मुसलमान नहीं है? क्या ये यमन के रहने वाले नहीं हैं? ये उनका अंदरूनी मामला है, वो जाने और उनके दूसरे लोग जाने और उसको अंदरूनी तौर पे वो उसको रिजॉल्व करें। इसमें यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उनको ये अख्तियार हासिल है, किसी की इंटरवेंशन वहां पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये मामला बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान का मैसेज वाइड एंड क्लियर सऊदी अरब को है, तुर्की का भी है कि आप मिरर के अब बैक साइड पे गाड़ी पर बैठकर न देखें, अब आप फ्रंट की तरफ देखें। बड़ा सिंपल है। 12-13 सालों से आपने उसका ब्लॉकेट किया हुआ है। 85,000 बच्चे मारे जा चुके हैं सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक भूख और अफलास में। आप उनका ब्लॉकेट खत्म करें, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। होसी भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 37, 38 जो है लॉ ऑफ सी 1984 की, जो फ्री नेविगेशन है इंटरनेशनल वाटर्स में, उनको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात वाज़ेह तौर पे क्लियर है, वो ये कि पानियों में प्रोजेक्शन ऑफ पावर नहीं हुआ करता। अमेरिका बचा हुआ है अटलांटिक और पैसिफिक की वजह से, और हुर्मुज को अमेरिका पूरी ताकत के साथ नहीं खुलवा सका, होसियों से नहीं लड़ सका और मुआहदा करके पिछले दरवाजे से निकल गया। और पाकिस्तान का कमाल ये है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कमाल ये है कि वो सिक्योरिटी इश्यूज को सफारतकारी से हल करते हैं, और यही उन्होंने कमाल अख्तियार किया अमेरिका और ईरान के दरमियान में। सऊदी अरब और तुर्की के जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और मैं समझता हूं कि यमनियों को और सऊदीज को लेकर आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, यही फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। साथ में मैं आपके ये भी कहता चलूं कि इजिप्ट का जहां तक दाखिल न होने का मामला है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला उसका पहलू ये है कि इजिप्ट और तुर्की के कुछ एक दूसरे के बारे में कंसर्न्स हैं, अखवानुल मुस्लिमीन के बारे में, लेकिन वो भी तुर्की के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो इसमें ऑन बोर्ड हो सकते हैं। दूसरा मसला उनका यह है कि उनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं UAE के साथ, ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ, और यहाँ पे तुर्की का मसला है, और सऊदी अरब और UAE की कंपटीशन भी अपनी जगह पे है। और फिर वो एक जो कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं ना, जिसमें इंडिया और इजराइल वगैरह, वो एक आपने देखा होगा, एक जो इन्होंने एक वो भी एक ब्लॉक की बात की जा रही है कि अब एक ब्लॉक उनका भी बनने जा रहा है। जी, उसके हवाले से भी तुर्की चाहता है। गालिबन मिस्र के अंदर एक और भी है मामला, ये जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप है, ये नासिर के वक्त से कौन इसका लीडर बनेगा? सऊदी अरब लीडर होना चाहिए, मिस्र होना चाहिए, ईरान होना चाहिए, ये भी मामला रहा है। मिसाल के तौर पे ये सऊदी इनिशिएटिव के ऊपर तो कहीं नहीं है, और इससे सऊदी लेड जो है कोलिजन में हम शामिल तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे उनके इस तरह के कंसर्न्स, लेकिन ये इतने बड़े कंसर्न्स नहीं है।
मेरा ख्याल है इसका जो मुद्दा है वो बड़ा वाइड एंड क्लियर है सब रहनुमाओं की तरफ के, ये दहशतगर्दी के खिलाफ है। और दहशतगर्दी मिडिल ईस्ट में कौन करवा रहा है, रियासती अपनी सुपरविजन के अंदर, कौन अपने आप को ग्रेटर बनाना चाहता है, और साउथ एशिया में दहशतगर्दी कौन कर रहा है, और कौन से दो ममालिक अफगानिस्तान के अंदर इसके अंदर मुलविस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें वाजे नहीं है, ये वाजे हैं। अब इंटरेस्टिंगली अमेरिका इसे देखता है कि ये उनके साथ रीजनल जो बर्डन है सिक्योरिटी का वो शेयर करने जा रहे हैं। चाइना समझता है कि वो इसके बैक के ऊपर खड़ा होगा बिकॉज ये रीजनल अप्रोच है टू रिजॉल्व द रीजनल इश्यूज, और रशिया ने इसे एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करार दिया है। तो चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं और इसे हमें सिर्फ ओआईसी के पस मंजर में नहीं देखना चाहिए, ये ब्रॉडर है। बिकॉज जब यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात की जाती है तो ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं जो ग्लोबल साउथ खुद रिजॉल्व कर सकता है, जैसे फलस्तीन है, कश्मीर है, और जिसमें ग्लोबल नॉर्थ के ज्यादा मफादात नहीं है और उसमें उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया माजी में, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको रिजॉल्व करें। लेकिन इसमें सिक्योरिटी इश्यूज सिक्योरिटी मैयर से नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज में भी डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स के जरिए रिजॉल्व होंगे, जो कि ईरान अमेरिका के केस में नजर आया, जो तुर्की सऊदी अरब के केस में नजर आया, जो सऊदी अरब और ईरान के केस में हमें नजर आया। ठीक है मनोहर साहब। फारूकी साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने बड़े वेलकमिंग वे के अंदर ये बात कही है कि उसने कहा दोस्तों से मुझे कोई खतरा नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसने मुआहदे को वेलकम किया है इन अ वे। अब मामला ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला सिफारती तरीके से हल करना है। अब जब आप एक ताकत के तौर पे आते हैं, अभी बात हुई इसराइल की, यूएई की, अफगानिस्तान की, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो भी कोई ब्लॉक इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वो उसमें बना सकते हैं। अब अगर इस किस्म का ब्लॉक बनता है तो ये जो कन्फ्रंटेशन है वो मशरक़ वुस्ता में, ये जो हम डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये डेटरेंस वाकई डिटर कर पाएगी मामलात को, या इस डेटरेंस के अगेंस्ट फिर आप मज़ीद जो जैसे कह लीजिए कि मशरक़ वुस्ता में हालात आपको नज़र आते हैं कि वो मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि ईरान तो शायद में भी शामिल भी हो जाए और फिर ये जो सुन्नी इत्तेहाद वाला मामला ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर ईरान इसमें शामिल हो जाता है। दूसरे लोग भी होते हैं। जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ की बात की है मुनव्वर साहब ने, आपको लगता है वो वाकई मशरक़ वुस्ता या ग्लोबल साउथ जो है वो वाकई कंट्रोल कर पाएगा उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे इम्पोज की गई है? नहीं, देखिए, दहशतगर्दी एज सच इशू इस रीजन में नहीं था। इशू है इसराइल, इशू है अमेरिका की एग्रेशन, और इशू है जो अमेरिका के बेसिस है वहाँ पे, मजबूरी में या जैसे भी है ये बने हुए थे। अब इस ईरान और अमेरिका की जंग ने नक्शा तब्दील कर दिया है। नक्शा ये तब्दील हुआ है कि अमेरिका को ये तवक्को ही नहीं थी कि ऐसी कोई मुज़ाहमत होगी, और अमेरिका को ये कब उम्मीद थी कि उसके बेसिस जो हैं उस पर वहाँ इतना नुकसान होगा। और फिर अमेरिका को ये भी उम्मीद नहीं थी कि नेटो ममालिक उसका साथ नहीं देंगे। अब कोई नेटो मुल्कों में से कोई नहीं आया, यूरोपीय मुल्कों ने इनकार कर दिया। अमेरिका को सबसे बड़ी जो कमी जिसका एहसास हुआ है वो ये है कि उसके पास कोई अफराधी कुव्वत नहीं इस रीजन में जो यहाँ पे आए, और यूरोप इसकी जगह लेने के लिए अमेरिका की तैयार नहीं हुआ। इस वक्त दुनिया में जो मैं इस मुआहदे को तीन तरह से देखता हूँ, इसराइल के, अमेरिका के और ईरान के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये मुआहदा जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में वैसे देखा जाना वो चाहिए। बाद में वो हाँ। उसमें आ जाएगी, बिल्कुल उसमें आ जाएगी ये बात, क्योंकि ईरान की तरफ से जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया और जिसका अंदेशा था कि इस तरह का रद्द-ए-अमल होगा, वो ये था कि शायद उसकी तरफ से बड़ी मुखालफत की जा रही है, इसकी मुखालफत होगी। लेकिन आज ईरानी दफ्तर खारजा ने बहुत सी चीज़ों को पॉलिसी शिफ्ट में ले गए हैं वो। हाँ। और उन्होंने जिस तरह इसको वेलकम किया, अच्छा खैर उसमें भी बड़े सिफारती लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक होता है कि हम इनको ख़तरा समझते ही नहीं है, ये समझना कि जो मर्जी है ये, हम इनको ख़तरा समझते नहीं। एक है पॉजिटिवली उसको सोचना कि ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है। अगर तो ये सोच है उनकी तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। देखिए, ईरान को ये मौका मिला है कि अगर यहाँ से अमेरिकी बेसिस जो हैं ये शिफ्ट होते हैं, या अमेरिका यहाँ से बेसिस छोड़ने पर आमादा हो जाता है या मजबूरी उसकी बन जाती है, उसकी जगह कौन ले रहा है? उसकी जगह अगर पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क आके लेते हैं और यूरोपियन कंट्रीज नहीं आते, जो कि इसराइल के हवारी रहे हैं, हमेशा उसके साथ ही रहे हैं, तो पाकिस्तान तुर्की तो ऐसे नहीं है। हाँ, यकीनन। ये दोनों मुल्क और सऊदी अरब के साथ मिलके अगर ये वहां पे वो स्पेस जो पैदा हो रही है वहां पे उसको ये फिल करते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती मेरे अपने ख्याल के मुताबिक। सिर्फ अंदेशा और वहम और खदशा जो है वो ईरानी क़यादत को दूर करने की जरूरत है। ईरान में दो तरह की सोच थी। एक ये है कि कुछ लोग वो हैं जो कि मिलिटरीली जिस तरह चीज़ों के बारे में सोचते हैं, राइट। एक वो सोच वहाँ पे है जैसे सदर पेज़ेश्कियान है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद MOU हुआ था उसमें कोई उसकी शिक ऐसी नहीं जो ईरान के खिलाफ हो।
ये वो एड्रेस पाकिस्तान को नहीं कर रहे थे, दुनिया को नहीं कर रहे थे, वो ईरान के अंदर मौजूद जो धड़े हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ये उनको समझा रहे थे। और फिर उन्होंने कहा जो हमने फतह हासिल की है इसको एक दस्तावेजी शक्ल देने की जरूरत है। ठीक है, सो ये एक सियासी क़यादत, विजनरी सियासी क़यादत की ये बात होती है, बड़ी अच्छी बात है, वो ये ऐसा सोच रहे हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ईरान के अंदर ये सियासी क़यादत जो है ये ज़्यादा मजबूत होगी और फैसले सियासी बुनियादों पर होंगे और सफारतकारी के जरिए होंगे। दूसरी बात है कि इस ये जो मक्का अकॉर्ड है, मैं आपको ये बताऊं, बल्कि क्लियर बता दूं कि इसने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब तोड़ दिया है। अब ये नहीं मुमकिन, आपको पता है कि ये कहा जा रहा था कि ईरान के बाद अगला टारगेट इसराइल का जो है वो तुर्की है जी। अच्छा, अब तुर्की को उससे यकीनी तौर पे मसला भी था, लेकिन जिस तरह की ये फोर्स बनी है इससे हमें पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए ग्रेटर इसराइल वाला मामला जो है ठप हो गया। आप अगर वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं उनको सोचे तो वो कहते हैं गेम इज ओवर, इसराइल इज फिनिश्ड। चीजें यहां तक वो लोग कहते हैं, हम तो शायद वहां तक नहीं, उस इंतहा तक नहीं जाके बात नहीं कर रहे, लेकिन इनफैक्ट इसराइल को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। अब हम जब कहते हैं ना कि ये भारत जाएगा तो इसराइल की मदद करने के लिए, भारत की इकोनॉमी किन मुल्कों से वाबस्ता है? सऊदी अरब के साथ उसकी ट्रेड कितनी है, दूसरे मुल्कों के साथ उसकी ट्रेड कितनी है? क्या वो तमाम अरब कम्युनिटी, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी इसकी दुश्मनी मोल लेके फिर सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा होगा? और इस भारत के अंदर इस पर बड़ी शदीद तनकीद भी हुई है, मोदी के उस विजिट पर भी और बाद में उसकी पॉलिसी पर भी। तीसरी बात यह है कि अमेरिका बिल्कुल यहाँ से कई चीज़ों को, ये नहीं कि अमेरिका बिल्कुल को गैर हाजिर यहाँ से हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। अमेरिका ने अभी इराक में अपना एक अड्डा जो है उसको खाली करना शुरू किया है। सो ये चीजें अगर वहां पे एक स्पेस बनती है और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ये आते हैं, और इन मुस्लिम कंट्रीज में कुवैत भी आ सकता है, कतर भी आ सकता है, इजिप्ट भी आज नहीं है तो कल को आ सकता है, इवन बांग्लादेश भी इसमें शायद आमादगी जाहिर कर रहा है। फिर यह है कि ईरान जो है वो भी अगर कुछ ऐसी चीजें तय पा जाती हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। कल को अगर माजी में अगर ईरान के और सऊदी अरब के मामला तय हुए थे तो वो दोबारा भी ईरान उस तरफ आ सकता है। ये चीजें जो है ये बड़ी पॉजिटिव इस वक्त सिग्नल है। इससे मुस्लिम कंट्रीज को स्पेशली क्योंकि प्रॉब्लम में भी ढारस मिल जाएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत था तो बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को ढारस थी इस बात की कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। फिर इनकी इकोनॉमी देखें, फिर इनकी मिलिट्री माइट देखें, इनकी एयरफोर्स देखें, इनकी आप बड़ी फौज देखें, तीनों मुल्कों की जो है वो उसकी तादाद जो है, तो ये बहुत बड़ी एक फोर्स है। और जितना मुआशी कुव्वत है सऊदी अरब की, वो साथ अगर चलती है तो बजाय इसके कि आप अमेरिका से वेपन खरीद के अमेरिकियों को अपने ला के बिठाते हैं, तो आप ये मुस्लिम कंट्रीज जो हैं। अच्छा, इसका मकसद फिर मैं एक और बात कह दूं कि इस अलायंस का कतई तौर पे ये मतलब ना समझा जाए कि इसने जंग ही करनी है, इसने किसी सुपर पावर का मुकाबला करना है। अभी तो इसका ये मकसद सिर्फ और सिर्फ दिफाई रखना चाहिए, और दिफाई भी ये कि जो सबसे पहला टारगेट है वो ये कि इसराइल जिस तरह एग्रेशन करता है, जिस तरह वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, उसको कंट्रोल करना जरूरी था। ब्रिगेडियर साहब, ये जो फारूकी साहब ने बात की बड़ी अहम है कि ये जो डेटरेंस है, ये डेटरेंस का एक एरिया है कि आप जब इकट्ठे होते हैं तो कम से कम इसराइल की एक्सपेंशन तो अब मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मिस्र भी आपके साथ आ जाता है, मैं तो खुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ बांग्लादेश को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बांग्लादेश जिस साइड पर है वो पाकिस्तान का क्या सपोर्ट मिल जाती है उसकी। सॉरी, अब मामला ये है, ये जो बात फारूकी साहब ने की है, इसराइल अगर अपने अज़ाइम को अमली जामा नहीं पहना सकेगा तो वो उसका शायद अग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ जो सोच है वो बहुत फंडामेंटल किस्म के उनकी अप्रोच है, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे आने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। उन्होंने अपने मामलात को जिस तरह से सेट किया है वो उससे बाज नहीं आएगा। उस सूरत के अंदर जो टकराव है वो खित्ते को किस तरफ ले जा सकता है? देखें, बात यह है कि जब आपने अपना अलायंस बना लिया और कुछ अर्से के बाद अगर ईरान भी आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, कुवैत, ये कतर आ जाता है, तो आप उसके बाद देखेंगे आपको कितनी बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ये अलायंस डिफेंस के लिए डिटरेंस है, इट इज नॉट ऑफेंसिव। सबसे बड़ी बात, तो क्या इजराइल अपने अज़ाइम ग्रेटर इजराइल के लिए किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए जाएगा कि सारे खरीद मालिक को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अमेरिकन प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जब भी मुकाबला आएगा इजराइल का और खलीजी मालिक का तो अमेरिकन विल सपोर्ट इजराइल। ये उनकी रियलाइजेशन इस दफा हुई है, उनको समझ आ गई है, इसलिए ये नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और इसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता, इट इज नॉट ओआईसी कोई असली फोर्स बनती है, इट विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मिलिट्री फोर्स। आप ये देखेंगे पाकिस्तान के
और तुर्की के कितने ज़्यादा हमारे हैं ये हम इंडिजिनस वेपन बनाते हैं। ईरान तुर्की जी जी, डिफेंस प्रोडक्शन में। बनाता है। हाँ जी, पैसा अमेरिकन ये आ गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का पैसा आ गया। ये सारा अगर आप हार्डवेयर को एक्सपेंड करते हैं, J-17 J-19 और बनते हैं, उसके बाद आपके सामने साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ड्रोन कैपेबिलिटी है, टैंक्स हैं, व्हाटएवर दोनों मौलिक बना रहे हैं इंडिजिनस भी एंड विद द सपोर्ट ऑफ चाइनीज। तो आप इसके बाद ये देखेंगे, फिर आप ये जो पैसा खलीजिए हमारे अपनी सारी वेल्थ ले जाते हैं अमेरिका में और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यही पैसा यही इस्लामिक मालिक इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, बैंकिंग में, ट्रेड में, ये हार्डवेयर मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर, जस्ट सी कि आपको कितना बड़ा एडवांटेज होगा और उनका पैसा सेफ भी होगा। अमेरिका तो फ्रीज कर देते हैं पैसा। ये सारी चीजें अब रियलाइजेशन हो रही है कि हमने बहुत मार खा ली क्योंकि हमें उन्होंने अलग डिवाइड करके रखा हुआ था। नाउ वी हैव टू बी टुगेदर। और ईरान के मिडिल ईस्ट में आने से इंडिया की इजराइल की जो है ना बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा, आप देखें। और न्यूक्लियर पावर इजराइल, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान। तो ये एक जो कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, इजराइल के लिए। हमारा उनसे इख्तिलाफ किया कि 2 नेशन स्टेट्स 1967 के इलाके वापस और जेरूसलम गोइंग टू बी कैपिटल। यही सऊदी अरब का है, यही मेरे ख्याल में तुर्की का भी है, ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो एक अग्रेसिव इस्लामिक मुल्क के एट्रोसिटीज हो रही थी वो काफी खत्म हो जाएंगी। और इस पे तमाम वाले वी नॉट फोर्सिंग एनीवन। कल को हो सकता है मलेशिया आ जाए, इंडोनेशिया आ जाए, पूरे खलीजी मालिक आ जाए, अजरबैजान भी तैयार बैठा होगा आने के लिए। तो आप खुद सोचेंगे ये 57 कंट्रीज के रिसोर्सेज, स्किल्ड मैन पावर, और उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एजुकेशन, आपकी बैंकिंग, आपका ट्रेड, आपकी जो बहुत ज़्यादा आपकी वो लेबर फोर्स, ये कहाँ को ले जा सकती है विद द सपोर्ट ऑफ चाइनीज एंड रशियन। लेकिन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेट मी टेल यू। और ये इट इज़ नॉट कि 3-4 साल में हो जाएगा कि अमेरिकन बड़े इजीली इनको खलीज वाले को छोड़ देगा, नहीं छोड़ने देगा। तो ये अब आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे ग्रेजुअली डेवलप होंगे। बट अल्टीमेटली आई फील कि कहीं ना कहीं स्टेज पे जाके ये जरूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगी और इसमें लीड रोल पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब, ये ममालिक होंगे जो कि बाकी को साथ लेके चलेंगे। ठीक है बगैर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे डॉक्टर मुनव्वर और मियाँ साहब से ये ज़रूर बात करेंगे कि अगर मजबूर होता है अमेरिका तो अमेरिका को अपना पेट्रो डॉलर जो है वो बहुत अजीज़ भी है और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार होता है। तो उस सूरत के अंदर किस किस्म की जो है ना हम अमेरिका से या वेस्ट से किस किस्म की इंटरवेंशंस या किस किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बहरहाल अगर इकनॉमिक मिलिट्री पावर कोई डेवलप हो रही है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते के अंदर ऐसी इकनॉमिक मिलिट्री पावर डेवलप हो जो इसराइल और वेस्ट के लिए अदरवाइज चाहे डेटरेंस के लिए ही हो, लेकिन उनके जो अज़ाइम रहते हैं या जिस तरह वो पैसा लेते हैं दुनिया से फैच कर लेते हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो वो किस हद तक जाएंगे इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।